Assalamu alaikum everyone. We will be covering the very basics of urology, the commonly seen symptoms along with the investigations. ठीक है, जितनी भी हैं आज कवर करेंगे। तो यूरोलॉजी में हमारे पास जो मेन कंप्लेंट आती है पेन। अब पेन कितनी तरह का होता है, उसे क्या क्या कहते हैं और वो किस किस जगह पे होता है, दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब ये टर्म आपने सुनी होगी, हिस्ट्री लेते हुए भी हम बोलते हैं डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या है? डिसयूरिया होता है पेन ऑन पासिंग यूरिन। इट इज़ नॉट द बर्निंग सेंसेशन, इट इज़ द पेन ऑन पासिंग यूरिन। और ये किस तरह की फील होती है? फील्स लाइक पासिंग रेजर ब्लेड्स या ग्लास, यानी कि टूटे हुए ग्लास के टुकड़े या रेजर ब्लेड्स पास करने जैसा इसका जो है वो टाइप ऑफ पेन है। और ये किस जगह पर महसूस होता है? आउटलेट ऑफ द ब्लैडर पे, यानी कि यूरिथ्रा में। ठीक है, तो डिसयूरिया, पेन ऑन पासिंग यूरिन। यूरिन कहाँ से निकलता है? यूरिथ्रा के थ्रू निकलता है, आउटलेट ऑफ ब्लैडर से निकलता है। इस जगह पर ये पेन आपको महसूस होती है और ऐसा पेन महसूस होता है जैसे कि रेजर ब्लेड्स या ग्लास जो है वो पास करें। अब इसमें हम दो चीज़ें सोच सकते हैं, या तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ऐसा पेन हो रहा है, या फिर अगर हम कोई मलिग्नेंट कंडीशन हो तो ब्लैडर कार्सिनोमा हो सकता है, जिसके हमारे पास मैंने यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अगर ओल्ड एज का बंदा है, स्मोकिंग करता है, मेल है, ठीक है, और इसके एसोसिएटेड सिम्टम में अगर ब्लैडर कार्सिनोमा होगा तो एसोसिएटेड हमारे पास हीमाचूरिया भी मौजूद होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे रीनल पेन। रीनल पेन हमारे पास कहाँ पर महसूस होती है? रीनल एंगल पे या लॉइंस पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है, ये बैक ऑफ द पेशेंट है, यहाँ पर रीनल एंगल पे या लॉइंस पे फील होता है। इसका करेक्टर कैसा होता है? इसका करेक्टर होता है नॉइंग पेन, KNAWING, नॉइंग पेन होता है, यानी कि पीसने जैसा शदीद किस्म का दर्द होता है और कॉन्टीन्यूस रहता है। अब इसका क्या कॉज होता है? जिस भी कंडीशन में हमारे पास आपके रीनल कैप्सूल की डिस्टेंशन होगी उसमें हमारे पास रीनल पेन आएगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है? नेफ्रोलिथिएसिस, जिसमें रीनल स्टोन्स जब बनेंगे तो यूरिन का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, बिल्डअप होगा तो डिस्टेंशन ऑफ रीनल कैप्सूल होगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, रिफ्लक्स हो गया है यूरिन का फ्रॉम द ब्लैडर अपवर्ड्स, ठीक है, उसमें भी डिस्टेंशन ऑफ रीनल कैप्सूल होगी। कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन है, पायलोनेफ्राइटिस है या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, सिस्ट की वजह से वो रीनल कैप्सूल को स्ट्रेच करेंगी, डिस्टेंशन होगी, पेन प्रोड्यूस होगी। रीनल ट्यूमर्स, इन्फाक्शन, सेम थिंग। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस होगी, उसमें भी हमारे पास डिस्टेंशन हो जाएगी रीनल कैप्सूल की। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यूरिटेरिक कॉलिक की तरफ। अब हमारे पास बहुत दफ़ा हम लोग वर्ड्स में भी सुनते हैं, बहुत लोग इसको रीनल कॉलिक बोल रहे होते हैं। ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, ये एक मिसनोमर है। द रियल थिंग इज यूरिटेरिक कॉलिक, रीनल कॉलिक इज नॉट अ थिंग। कॉलिक की पेन आपको किस किस जगह पर बॉडी में होती है? कॉलिक की पेन सिर्फ आपको उस जगह होती है जहाँ पर आपके स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बॉडी में सिर्फ 3 ही जगह है, यूरिटर में, बिलियरी ट्री में या फिर GIT में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूरिटेरिक कॉलिक जो है ये हमारे पास एक कॉलिक की पेन को प्रोड्यूस करती है, यानी कि इंटरमिटेंट क्रैम्पिंग पेन होगी जो कि आती और जाती है, मरोड़ की तरह की होती है। ठीक है, ये कहाँ पर होती है? ये फ्लैंक रीजन में होती है, पासे जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर रेडिएट करेगी? फ्लैंक से पीछे हमारे पास बैक में रेडिएट करेगी। ठीक है, नीचे हमारे पास ग्रोइन में रेडिएट करेगी। ग्रोइन क्या होता है? विच इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द लोअर एब्डोमेन एंड थाई। तो हमारे पास ये फ्लैंक रीजन में पासों में महसूस होगी, पीछे लोअर बैक में जाएगी और फिर नीचे ग्रोइन रीजन में भी जा सकती है, मेल्स में टेस्टिकल में और फीमेल्स में लेबिया के अंदर जाती है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि यूरिटेरिक कॉलिक डू नॉट रेडिएट टू द बैक ऑफ द लेग, इट डज नॉट रेडिएट टू द बैक ऑफ द लेग। बैक ऑफ द लेग पे किसकी पेन जाती है? प्रोस्टेट की। ठीक है, तो यूरिटेरिक कॉलिक आपकी सिर्फ फ्लैंक रीजन से रेडिएट होकर बैक में जाएगी, बैक ग्रोइन में जा सकती है, मेल्स में टेस्टिकल में और फीमेल्स में लेबिया में जा सकती है। ठीक है, अब इसकी क्या कॉज होगी? कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे वो रीनल स्टोन की वजह से हो, चाहे वहाँ पर कोई ब्लड क्लॉट जाकर फंस जाए, चाहे वहाँ पर आपके पास स्लो हुआ या शेड हुआ रीनल पैपिला हो। ठीक है, रीनल पैपिला आप लोगों ने देखा होगा, वो कौन सा हिस्सा होता है? हमारे पास जो किडनी होती है उसमें रीनल पैरामिड्स होते हैं, उस पैरामिड्स में यूरिन की कलेक्शन होती है, कैलसेस होते हैं, फिर आगे से वो हमारे पास यूरिटर में जाता है। तो रीनल पैरामिड जो है
वो पॉइंट है जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होता है बिफोर मूविंग इनटू यूरेटर। तो उसका जो बिल्कुल टिप होता है उसको हम रीनल पेपिला बोलते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी सीवियर इन्फेक्शन है, इस्कीमिया है, कोई भी डैमेज है, उसकी वजह से वो वहाँ से शेड ऑफ होकर यूरेटर में चला जाता है, वहाँ पर अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दे तो अगैन इट विल कॉज अ यूरिटेरिक कॉलिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर सुप्रा प्यूबिक पेन होता है, सुप्रा प्यूबिक पेन हमारे पास होता है और जैसे ही बंदे का ब्लैडर खाली हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो दिस इज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। और ये ज़्यादातर हमारे पास मिडिल एज फीमेल्स में देखने को मिलता है। वो कहती हैं कि भाई हमें ये सुप्रा प्यूबिक वाली जगह का, वो हाथ लगा के बताती हैं कि इस जगह पर पेन है, जब मसाना भर जाता है जैसे ही यूरिन पास कर लेती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो दिस विल बी इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस और साथ में उसकी कंप्लेंट होगी अर्जेंसी की, फ्रीक्वेंसी की और नॉक्टूरिया की। ये टर्म्स भी हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्टिकुलर पेन। आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपके पास कोई भी मेल जो कि 40 ईयर्स से कम का है और वो आपके पास आ गया है टेस्टिकुलर पेन के साथ, तो आपने उसको फ़ौरन से असेस करना है फॉर टेस्टिकुलर टॉर्शन और आपने इसको एज अ मेडिकल इमरजेंसी ट्रीट करना है। ठीक है, अब हमारे पास जब भी ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, जब भी टॉर्शन होती है तो वहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड की क्या होती है, ट्विस्टिंग हो जाती है। उस ट्विस्टिंग की वजह से उसका ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है विच इज़ कॉजिंग द पेन मेनली। ठीक है, अब क्या है कि जब टॉर्शन हो सकती है खुद से तो फिर डिटॉर्शन भी हो सकती है। जब टॉर्शन हुई होगी उस दौरान ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा, जब डिटॉर्शन इंटरमिटेंटली हो जाती होगी तो उस दौरान इंटरमिटेंट थोड़ा सा ब्लड फ्लो चला जाता होगा, जिसकी वजह से मे बी टेस्टिस कैन बी सेव्ड। तो हमने हर सूरत, चाहे डायग्नोसिस को और पेन की स्टार्टिंग को जितना मर्जी टाइम गुजर गया हो, हमने स्क्रॉटल एक्सप्लोरेशन हर सूरत करनी, क्योंकि हो सकता है कि टेस्टिस को वो जो इंटरमिटेंट ब्लड सप्लाई मिल रहा था डिटॉर्शन के दौरान उससे वो सेव हो सके। ठीक है, उसके बाद के कुछ टर्म्स है। हाइड्रोसील क्या होता है? हाइड्रोसील होता है अगर टेस्टिस के अराउंड फ्लूइड भर जाए जो कि स्क्रोटम में पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और एपिडिडमल सिस्ट होती है कि टेस्टिस के पीछे एक फ्लूइड फिल्ड सैक का होना। वेरिकोसेल इज एनगॉर्ज्ड वेन जो कि ड्रैगिंग सेंसेशन देती है, भारीपन महसूस होता है उनको। ठीक है, और टेस्टिकुलर ट्यूमर जो होते हैं अगर उसकी कोई पेन नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादातर अनडिटेक्टेड रहते हैं। फिर अगर कोई भी पेशेंट पेरिनियल पेन के साथ आता है, ऐसा पेरिनियल पेन जो कि बैक ऑफ द लेग की तरफ जाता है, तो वो किसकी वजह से हो सकता है? प्रोस्टेटाइटिस। ठीक है, तो हमने पीछे ये पढ़ा था कि यूरिटेरिक कॉलिक का पेन जो है वो बैक ऑफ द लेग पे नहीं जाता। पेरिनियल पेन विच कम्स विद पेन दैट वाज रेडिएटिंग टू द बैक ऑफ द लेग विल बी द कॉज विल बी द प्रोस्टेटाइटिस। ठीक है, और उसमें हमारे पास वो सुप्राप्यूबिक रीजन में भी रेडिएट कर सकता है, बैक में भी लो बैक पेन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ये हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि पेशेंट को पूछें क्या, किस तरीके से पूछें। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये सारे सिम्टम्स हैं। अब सिम्टम्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है बेली में, वट एवर यू कैन कॉल इट। खैर, उसमें स्टोरेज यानी कि यूरिन करने से पहले जब स्टोरिंग हो रही होती है, यूरिन करते दौरान और यूरिन करने के बाद वाले सिम्टम्स। तो करने से पहले क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? या फिर फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई जितनी दफ़ा वॉइडिंग होती थी उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई है। ठीक है, डिज़ायर टू गो। ठीक है, और नॉक्टूरिया जो होता है वो रात को उठ के अगर किसी को यूरिन करने जाना पड़ रहा है। स्ट्रेंगरी होती है, कॉन्स्टेंटली खड़े बैठे उसको महसूस हो रहा है कि मुझे यूरिन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अर्जेंसी होती है, यानी कि सडन डिज़ायर टू यूरिनेट, और वो उसको मतलब वो उसको अटेंड करना ही होता है, वो उसको ऐसे रोक नहीं सकता अपना यूरिन। और अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है कि अर्जेंसी के बाद उसका एक लार्ज वॉल्यूम यूरिन जो है उसका लीक हो जाना। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उन फीमेल्स में होता है जिनकी एसवीडी यानी कि स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरीज हुई होती हैं। उनमें अगर किसी भी वजह से अब्डोमिनल प्रेशर रेज करता है, जैसे कि स्नीजिंग के दौरान, कफिंग के दौरान, लाफिंग के दौरान, तो उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। ठीक है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस क्या है कि आपका सोते में यूरिन का निकल जाना। ये ज़्यादातर ओल्ड मैन में होता है या क्रॉनिक रिटेंशन में होता है या फिर ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में होता है। फिर हमारे पास आ जाता है वॉइडिंग, यानी कि ड्यूरिंग यूरिनेशन। ड्यूरिंग यूरिनेशन क्या चीज़ हो सकती है? नंबर 1 हेजिटेंसी, कि द पर्सन इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन इनिशिएटिंग द यूरिनेशन, और जब वो बैठ गया है यूरिन करने के लिए तो डिले आ रहा है सेकंड का या मिनट्स का। तो ये कब आ सकता है? ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो हेजिटेंसी होगी कि बैठने के उसको 2-3 मिनट बाद इंतज़ार करने के बाद उसकी इनिशिएशन होगी यूरिनेशन की। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रीम उसकी रिड्यूस्ड है,
ठीक है, कंपैरेटिवली जो उसकी नॉर्मल स्ट्रीम होती है उससे कम है, तो इसमें भी ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इंटरमिटेंसी क्या होती है कि फ्लो जो है वो रुक जाता है और फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है और फिर रुक जाता है, इस तरह करके होता है ड्यूरिंग वन मैच्योरेशन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास स्ट्रेनिंग यानी कि अब्डोमिनल मसल्स का यूज़ करना पड़ रहा है अपनी स्ट्रीम को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये सारे सिम्टम्स वॉइडिंग के होते हैं। पोस्ट मैच्योरेशन में ये होता है कि यूरिन करने के बाद भी ऐसा फील होता रहना कि अभी तक जो है वो मसाना भरा हुआ है, इसको इनकम्प्लीट वॉइडिंग बोलते हैं। पोस्ट मैच्योरेशन ड्रिबल होता है कि यूरिन करके उठने के बाद कुछ यूरिन के ड्रॉप्स जो हैं वो गिर जाना। तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली ओल्ड मेल्स में होता है, उनमें बल्बर यूरिथ्रा जो होता है वो सही से एम्प्टी नहीं हुआ होता, जैसे ही वो खड़े होते हैं तो वो लीक करना स्टार्ट कर देता है, फ्यू ड्रिबलिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है हीमाचूरिया। अच्छा, हीमाचूरिया जो है इसमें हमारे पास दो तरह के हीमाचूरियाज होते हैं, विजिबल हीमाचूरिया और नॉन विजिबल हीमाचूरिया, ठीक है। विजिबल हीमाचूरिया का मतलब है कि ब्लड आ रहा है यूरिन में, और नॉन विजिबल का मतलब है कि माइक्रोस्कोपिकली आपको जो है वो यूरिन में आरबीसी मिल रहे हैं।